नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमृतकाल में नए अध्याय का हुआ आरंभ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान का किया आह्वान। राष्ट्रपति ने 3 आपराधिक विधेयकों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को दी स्वीकृति। और हरियाणा देश में महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने वाला पहला राज्य। करनाल में 10 जिलों में चुनी गई महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और डाटा एनालिसिस करने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आज़ादी के अमृतकाल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र हो, विज्ञान, शोध, खेल या नीतिगत मामले, हर मोर्चे पर भारत नई बुलंदियां हासिल करने का प्रयास कर रहा है। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ाई दिन के है, पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। उन्होंने कहा कि यह भारत का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वीर बाल दिवस पिछले वर्ष 26 दिसंबर को मनाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि वीर बाल दिवस देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के जज्बे का प्रतीक है। साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत की याद में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पिछले वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर सरकार देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिनमें नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, बच्चों को साहिबजादाओं के अदम्य साहस की कहानी के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर देश भर के स्कूलों और बच्चों की देखभाल वाली संस्थाओं में साहिबजादाओं के जीवन और उनके त्याग के बारे में डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तरी जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी माय भारत, माय गॉव पोर्टलों के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, जिनमें लोग भाग ले सकते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों और माता गुजरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने निर्दयी मुगल शासन का शौर्य के साथ मुकाबला किया और बलिदान दिया। साहिबजादों का अतुलनीय साहस आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि साहिबजादों के शहीदी दिवस की वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके बलिदान की वीर गाथा को देश और दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर धर्म, राष्ट्र और मातृभूमि की रक्षा में गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि साहिबजादों का त्याग और समर्पण युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में वीर बाल दिवस पर छोटे साहिबजादों की शहादत को नमन किया। गुरुद्वारा छठी बादशाही में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शीश नवाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु साहिबान ने देश, समाज और धर्म की रक्षा करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। इन शहीदों के जीवन से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेकर समाज और देश की सेवा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज छठी बादशाही गुरुद्वारा साहिब में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी द्वारा वीर बाल दिवस पर छोटे साहिबजादों की शहादत को समर्पित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें पहले उन्होंने रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने छोटे साहिबजादों बाबा फतेह सिंह व बाबा जोरावर सिंह तथा गुरु साहिबानों की कुर्बानियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मैं उन सब वीर बालक जिन्होंने देश और कौम और समाज के लिए शहादत दी है, सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और समाज हमेशा उनके जीवन से प्रेरणा लेता रहे, यही प्रभु से कामना करता हूं। आज इस अवसर पर मैंने स्वयं आकर के छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में आकर के उनके चरणों में नमन किया है और ये प्रभु से ये प्रार्थना की है कि सारे समाज को प्रेरणा मिलती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज रोहतक पहुंचे। उन्होंने यहां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समारोह की अध्यक्षता की। समारोह के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में 1216 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई, जिसमें 740 महिला व 476 पुरुष शामिल थे। समारोह के दौरान 3 शोधार्थियों को पदक प्रदान भी किए गए, जबकि 12 शोधार्थियों को बेस्ट पीएचडी थीसिस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, भाजपा के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा व रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र सेवा में योगदान देने का आह्वान करते हुए अपील की कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, अपने माँ बाप और गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। Keep this friendship lifelong. You will find as you climb the ladder of age, it is most impactful nectar of life. A convocation, a milestone in life journey, is not end of your pursuit of knowledge and learning. The learning shall and must continue throughout the life. You are stepping out into the world equipped with knowledge and skills, ready to face new challenges. Avail the opportunities and make your mark. Remember, you are capable of accomplishing incredible. उपराष्ट्रपति ने युवाओं से कहा कि युवा देश की रीढ़ होते हैं। आज भारत विकासशील देशों में शुमार है और वह दिन भी दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए हर युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी नई तकनीक अपनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि नई तकनीक के जरिए जितना आगे बढ़ेंगे, नौकरी के उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक्स का उदाहरण भी दिया। विद्यार्थियों को बेस्ट थीसिस अवार्ड तथा 3 शोधार्थियों को पदक से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए
आप सभी को मैं हार्दिक बधाई प्रदान करता हूं और आपकी कड़ी मेहनत और लगन तथा कर्तव्य निष्ठा का प्रत्यक्ष परिणामी ये गौरवमय पीएचडी उपाधि है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हुई है। उन्होंने अपने विद्यार्थी काल को याद किया, साथ ही विद्यार्थियों से मातृ संस्था से हमेशा जुड़े रहने की अपील की। Here at Maharishi Dayanath University Rohtak, and commend the organizers for orchestrating this event with exceptional finesse, seamlessly accommodating such a vast gathering. It is with profound joy and sincere gratitude उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान में पहुंचे। उन्होंने CIRB द्वारा अनुसंधान को लेकर किए जा रहे कामों के बारे में वैज्ञानिकों से चर्चा की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में हमारा अन्नदाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने किसान की तरफ ध्यान दिया है और उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। जानकारी मिलेगी, चर्चा से जानकारी मिलेगी, लिटरेचर से जानकारी मिलेगी, स्लाइड से जानकारी मिलेगी, दुनिया में क्या हो रहा है यह पता लगेगा। जब किसान की हम इतनी सेवा कर पाएंगे तभी अपने को संतोष होगा। और 2047 में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं, 2030 तक हम तीसरी महाशक्ति हो जाएंगे। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। पहले हमने इंग्लैंड और फ्रांस को पीछे छोड़ा था, उससे पहले कनाडा को छोड़ा था। 2047 में भारत विश्व गुरु होगा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगा, विकसित देश होगा और इस हवन में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी आहुति अन्नदाता की होगी। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों से जुड़ी कई बातों पर अपने विचार रखे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 में भारत विश्व गुरु होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को स्वीकृति दे दी है। संसद ने पिछले सप्ताह आपराधिक न्याय संबंधी ये 3 नए विधेयक पारित किए थे। नए अधिनियमों से प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और अदालत के फैसले तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाने का प्रावधान है। नए कानून में उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में 18 वर्ष से कम आयु की महिला से दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 20 साल की कैद या मृत्यु उपरांत कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। श्रम व रोजगार मंत्रालय एवं मंडल रोजगार कार्यालय द्वारा हिसार में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 29 निजी कंपनियों ने भाग लिया। मेले में लगभग 400 बच्चों ने अपना पंजीकरण करवाया था, जिन्हें योग्यता के अनुसार ऑफर लेटर मौके पर दिए गए। इस दौरान उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी योगेश्वर कुमार यादव ने बताया कि मेले में चयन समिति भी बनाई गई है, जो प्रतिभागी विद्यार्थियों का पंजीकरण करने व कार्य क्षेत्र चुनने में सहयोग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए मेले में उचित व्यवस्था की गई है। लगभग 400 बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और लगभग 11 बच्चों को ऑन द स्पॉट जो ऑफर लेटर भी दे दिए गए हैं और जो लास्ट जो परिणाम है वो कुछ देर में सभी कंपनियों से ले लिया जाएगा। जो भी ऑफर लेटर की डिटेल आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। बच्चे जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जो है बच्चे भी आए हैं, एम्प्लॉयर भी हमने विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे बुलाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे सुशासन के साथ जो है ये जॉब फेयर यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है। हमने विभिन्न कमेटियाँ यहाँ बनाई हुई है। जो भी बच्चे आ रहे हैं सबसे पहले उनका हम रजिस्ट्रेशन डेस्क पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में हमारी एक सिलेक्शन कमेटी है, वो इन बच्चों को जो है उनकी संबंधित योग्यता के अनुरूप वो कंपनियों को उनको अलॉट कर रही है और संबंधित कंपनियों में बच्चा जाकर के अपना इंटरव्यू दे रहा है। तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं आ रही है। हमने स्पेशल कंसल्टेंसी डेस्क लगाया है
कि बच्चे की क्या क्वालिफिकेशन है और उसको किस कंपनी के लिए इंटरव्यू देना उस बच्चे को चाहिए। तो वो कंसल्टेंसी टीम जो है बच्चों की हेल्प कर रही है और उनकी योग्यता के अनुरूप ही जो कंपनी उनके लिए सही है उस काउंटर पर उन बच्चों को भेज रही है। मेले में पहुंचे विद्यार्थियों ने बताया कि विभिन्न कार्य क्षेत्र से संबंधित कंपनियां मेले में पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार होने के बाद आवेदकों को फोन करके जानकारी दी जाएगी। इस तरह के रोजगार मेले के आयोजन के लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। जिस कंपनियों में हमने इंटरव्यू दिया है, इस तरह के जो रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि हर साल लगते रहेंगे। हम यहाँ पे हमें हमारे टीचर्स के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी कि यहाँ पे रोज़गार मेला लग रहा है और हम यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इंटरव्यू दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, सब कुछ काफ़ी कन्वीनियंट तरीके से हमें बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैं सरकार का, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें भाई रोज़गार मेले में जाके घूम के सब कुछ देखने का मौका मिल रहा है। हमने यहाँ आकर बहुत सी नई चीज़ें सीखी कि कैसे हमें बिहेव करना होता है, कैसे बात करनी होती है। हमने कंपनीज अलॉटमेंट कराई है अभी हमारा इंटरव्यू होना बचा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट हमारी, इससे उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। पेरेंट्स को भी एक भरोसा रहता है कि हाँ हमारी बच्ची सेफ जगह पर जा रही है। गांव सुभरी पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। यहां पर ग्रामीणों को ड्रोन भी उड़ाकर दिखाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने ग्रामीणों ने सरकार की नीतियों को सराहा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया। कार्यक्रम में भाजपा अम्बाला जिलाध्यक्ष राजेश बतौरा ने उपस्थित सभी को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोदी व मनोहर सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सुगमता से लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने गांव वासियों से भी कहा, यदि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित है तो उसे यहां पर लाकर उसे योजना का लाभ दिलवाने में उसका सहयोग करें। यहाँ लोगों को लाभ मिल रहे हैं। अभी 6 तो आयुष्मान कार्ड यहाँ से निकाल के हमने दी है, 100 से प्रोफिट यहाँ हो गई है। और ऐसे ही हमारा सहायता समूह है, यहाँ की पत्र का 6 ग्रुप है और 91 लाख रुपए मोदी जी के उन ग्रुपों को मिल गए। ईसीजी यहाँ पर की जा रही है काम। यहाँ पर लोगों ने लोगों को यहाँ पर अलग अलग जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो देख रहे हैं हम किस तरह से। अभी पशुओं के लिए 100 रुपए का जो बीमा है और 80 समाज के लिए बिल्कुल फ्री है। लोगों को इन चीजों की जानकारी नहीं थी और ये जो कैंप लगा है मोदी जी की विकसित यात्रा है, इसके माध्यम से लोगों को जानकारी हो रही है। वहीं किसानों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें समय समय पर ड्रोन से खेतों में से स्प्रे आदि करने की सिखलाई दी जाती है। लगाते हैं जी किसान लगातार, उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा आती है जी। और उसमें स्प्रे करने के लिए बीच में ना कोई भी मजदूर लगा लो या किसान अपने आप अंदर उसमें घुस के स्प्रे नहीं कर सकता जी। और इससे हमें इसका ये फायदा होगा कि वो ऊपर से ही दवाई डाल के उसमें स्प्रे कर सकता है जी। सरकार के द्वारा जो ड्रोन दिया गया है उसे स्प्रे करके दिखाया गया है, जो कि गन्ने, सूरजमुखी और धान की फसल जो बहुत दिक्कत आती है इसमें स्प्रे के लिए, सरसों होगी, उसके लिए बहुत ही कामयाब है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी गांव सुभरी की महिलाओं ने बताया कि सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर वे आत्मनिर्भर बनी हैं और आज अपना व्यवसाय चला रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव की अनेक महिलाओं को इस योजना से रोजगार मिला है। गांव में 23 समूह हैं, जिनमें 91 लाख का लोन सरकार की ओर से दिया जा चुका है। उठाए सेल्फ हेल्प ग्रुप से सर मैंने ग्राम संगठन से पैसे लेके मैंने एक अपना पार्लर खोला है सर, गांव में मैंने खोला है, मेरा किरण ब्यूटी पार्लर के नाम से है सर मैं। और बहुत ही फायदा हुआ है सर मेरे को, इसमें बहुत ही रोजगार मिला मुझे और बहुत ही अच्छा मेरा काम चल रहा है सर। मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गाँव में काम करती हूँ और मेरा काम वो VF का काम है मेरा। और मैंने अपने गाँव में 23 ग्रुप बनाए हुए हैं
जिन्होंने सारे ग्रुपों में 91 लाख का लोन आ चुका है और सब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सबने अपना रोजगार शुरू किया हुआ है। कोई फूल का काम करती है, कोई कॉस्मेटिक का काम करती है। हमने ग्राम संगठन में उसकी RCSP से ट्रेनिंग भी ली हुई है। हमारे ग्रुपों में ट्रेनिंग भी चलती है, जैसे मोमबत्ती बनाने की, और जो हम आगे गाँव में आके ये काम सिखाते हैं। पलवल जिले के गांव कुशक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बडौली खंड के BDPO प्रवीण कुमार ने जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। इस दौरान प्रवीण कुमार ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक गांव में जा रही है, जहां ग्रामीणों द्वारा यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है और इस यात्रा के माध्यम से मौके पर ही वंचित रहे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जिसकी किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, चाहे तो फसल से है, चाहे आधार कार्ड से है, पब्लिक अपनी पानी पीने की पानी की समस्या है किसी को गांव में, या कोई भी मतलब आज की जो समस्या है ना, ग्रामीण लोग इधर उधर जाते हैं, उनको वहाँ भी अगर वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो सरकार ने ये बोला है कि आप खुद अपने गांव में जाइए, उनको वहाँ सुविधा दीजिए। इसके ऊपर ये विकसित भारत यात्रा का प्रोग्राम बनाया गया है। में अभी आपने शायद देखा होगा 4 ग्रामीणों को फ्री में ये अपने सिलेंडर चूल्हा वगैरह पे दिया गया है। ये सारी स्कीमें जो सरकार की चल रही हैं, उस स्कीमों के ऊपर ही यहाँ पे हमने गांव में ही अपना कैंप लगाया है। गांव कुशक की रहने वाली महिला सनी ने बताया कि आज उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। वहीं एक अन्य लाभार्थी अर्जुन ने बताया कि उसकी बहन की मौत हो गई थी। उसकी बहन ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराया है, जिसके तहत उसे बैंक द्वारा 2 लाख रुपए मिले। करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था बीमा, उनको हरियाणा ग्रामीण बैंक से 2 लाख रुपए मिले उसके नंबर में, इससे हमको काफ़ी मदद मिली। सरकार ने परेशानी जो सिलेंडर दिए उसे खाना टाइम से बनाते, बच्चों को स्कूल को टाइम से भेजते हैं और मेरी सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। किसान परंपरागत खेती छोड़कर सरकार की योजना का लाभ लेकर अन्य फल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। गेहूं, धान जैसी परंपरागत फसलों को छोड़ किसान अब ऐसी खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कम लागत के साथ अधिक मुनाफा मिलता है। साथ ही पानी की बचत कर समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। जिला अंबाला के गाँव घसीटपुर के किसान अभिषेक राणा ने अपने खेत में केले, अमरूद, बेर का बाग लगाकर बागवानी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बाग के अमरूद और अन्य फलों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार ट्रायल के तौर पर बाग में हल्दी भी लगाई है। ढाई एकड़ के अंदर बाग है मेरे पास, जिसके अंदर 12 महीने के एक मल्टी फ्रूट्स का बाग मैं इसको कहूँगा। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास यहाँ पे है 1 एकड़ में बेरी का बाग है और अमरूद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। और जो आपने अभी केले भी देखे हैं, केले भी काफ़ी जो अच्छी फसल है मेरे यहाँ पे पहली बार हुई है और काफ़ी अच्छी फसल हुई है केले। पानी का तो देखिए बहुत कम इस्तेमाल बाग में हमारे होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग में जो पानी आपको हफ्ते या 10 दिन में एक बार देना पड़ता है बाग के अंदर, वो हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम 2 महीने में ही एक बार पानी देते हैं। जो मल्च हम करते हैं, जो नमी एक चाहिए प्लांट्स को, वो कहीं ना कहीं उसके नीचे बरकरार रहती है उसकी जड़ों में। गांव थंबड़ निवासी किसान जयवीर राणा ने बताया कि बागवानी करने से परंपरागत फसलों से ज्यादा मुनाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि खेतों में डोल पर किन्नू के पौधे लगाए हैं। किन्नू की फसल काफी अच्छी हो रही है तथा इस फसल में किसी प्रकार की बीमारी आने का भी डर नहीं है। गांव डेहर निवासी एक अन्य किसान सिकंदर ने बताया कि परंपरागत खेती छोड़ ऑर्गेनिक तरीके से अमरूद, केला व अन्य फलदार पौधे लगा रहे हैं, जिसका उन्हें मुनाफा भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पानी की भी कम लागत है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र भी उन्हें संपूर्ण योगदान दे रहा है। ने ये कुछ बागवानी में किन्नू के पौधे लगाए हुए हैं, तो सरकार भी बागवानी के बारे में बहुत
मदद कर रही, सब्सिडी दे रही। भाई पारंपरिक खेती से, जीरी गेहूँ से कभी ओले पड़ गए, बरसात पड़ गई, पानी आ गया, ये पौधे लगाने से कम 10-12 साल की किसान को दिक्कत नहीं रहती। और ये दूसरे आम की उसके अलग से है, नींबू किन्नू वर्गीय है, ऐसे पौधे हैं मौसमी, तो इन्हें अनार है, अमरूद है, सरकार सब्सिडी दे रही। जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ के फ्रूट की, जैसे हम ये अमरूद हो गया, केला हो गया, और इधर बेरी लगाया हुआ है, इसके लिए इसमें हम ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाते हैं। इसमें हम कोई स्प्रे नहीं करते। इसमें हम जीवामृत, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र इसकी स्प्रे करते हैं जो कीड़े के लिए, और नीचे हम वर्मी कंपोस्ट और मल्चिंग करते हैं, और इसका हमें बहुत बढ़िया लाभ भी मिल रहा है। कृषि वैज्ञानिक राजेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि बागवानी के लिए सरकार द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। किसानों को चाहिए कि वह बागवानी को बढ़ावा दें और परंपरागत फसलें छोड़कर बागवानी की ओर विशेष ध्यान दें। देश में पहले से खेती हो रही है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और अपने पास देसी गाय रखना, और देसी गाय के मूत्र से और गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत तैयार करके खेती करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हमारे देश में जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए एक बहुत अच्छा भारत सरकार का निर्णय है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक शुरुआत की है। हरियाणा देश में महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। करनाल स्थित ड्रोन इमेजिंग व सर्वेलेंस सेंटर पर प्रदेश के 10 जिलों से चुनी गई महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और डाटा एनालिसिस करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान के अधिकारी गिरिराज पूनिया ने बताया कि पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए आई महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित महिलाएं ड्रोन का इस्तेमाल खेती में कैसे बढ़ेगा, इस पर काम करेगी। वहीं सिविल और इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ी युवतियां ड्रोन का इस्तेमाल निर्माण, पावर लाइन मॉनिटरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए करेंगी। संस्थान के कृषि और ड्रोन एक्सपर्ट डॉक्टर सतेंद्र यादव ने बताया कि ड्रोन के प्रयोग से महिलाओं की भूमिका बेहद मुख्य होने वाली है। महिलाएं ड्रोन उड़ाने के साथ ड्रोन के जरिए जो डाटा एकत्रित करेंगी उसका एनालिसिस करना, ड्रोन की सर्विस करना और डाटा आधारित रिसर्च और रिपोर्ट तैयार करने में बेहतर काम करेंगी। महिलाओं का बैच बुलाया है। पहले 2 दिन हम इनकी ग्राउंड क्लासेस लेते हैं। ग्राउंड क्लासेस खत्म करने के बाद हम इनका एग्जाम लेते हैं। जो बच्चे एग्जाम में पास होते हैं उनको हम सिमुलेटर पे लेके जाएंगे। तो अभी हमने एग्जाम कंडक्ट कर लिया है। इस रिजल्ट के बेस पे हम जो पास हुए हैं मेरिट के हिसाब से उनको सिमुलेटर पे लेके जाएंगे। आज वो सिमुलेटर फ्लाइंग करेंगे, कल सवेरे सिमुलेटर फ्लाइंग करेंगे। जो सिमुलेटर फ्लाइंग में पास होंगे वो फ्लाइंग के लिए आगे जाएंगे। पहली फेज में ग्राउंड सब्जेक्ट्स, जिसमें हम मशीन के बारे में बताते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ड्रोन रूल्स के बारे में बताते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम लोग कृषि में भी महिलाओं का योगदान है जो उसको एक्नॉलेज करें, और उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने 500 कृषि ड्रोन तैयार करने का निर्णय लिया। उसी के अंदर अभी आ गया कि हम लोग कृषि के अंदर जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके लिए जो सेंट्रल स्कीम है उसमें लगभग 1261 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमें मिल गई है। वहीं महिलाओं ने बताया कि वे अलग अलग फील्ड में ड्रोन का प्रयोग करना चाहती हैं। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ले रही महिलाओं ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लाडली ड्रोन योजना के तहत उन्हें यहां ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लोग एज अ रिसर्च डेवलपमेंट भी इसको एज अपनी फील्ड देख सकते हैं, और हम लोग हर फील्ड में एक बहुत एम्पावरमेंट के लिए कह रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो हर फील्ड में वुमेन्स एम्पावर्ड हैं। हम ड्रोन में भी इसको इसी तरीके से देखेंगे। करियर में भी जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो उसमें भी जैसे सर्वेइंग होती है तो हम लैंड सर्वे कर सकते हैं इसमें, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। सर जो ये तो जनरेशन का गैप है। आपकी जनरेशन में आपने देखा है कि महिलाओं में थोड़ा सा डिफरेंस होता था, आदमियों में भी, पर हमारी जनरेशन में सारे एक ही जैसे देखते हैं। अनीमिया मुक्त हरियाणा के अभियान में तय वक्त से पहले जिला प्रशासन और सीएमओ के नेतृत्व में टारगेट को पूरा करने के लिए फरीदाबाद हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रदेश में गुड गवर्नेंस का प्रथम पुरस्कार दिया गया है।
फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि जिले में एडीसी की अध्यक्षता में टीम बनाकर काम किया गया, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी काफ़ी सहयोग मिला और स्कूलों में जाकर 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के हीमोग्लोबिन को सैंपल कलेक्ट किए गए, जिसमें 50% बच्चों में हीमोग्लोबिन 10 से 12 तक पाया गया, जबकि 25% बच्चों में 8 के करीब हीमोग्लोबिन था। कुछ बच्चों को इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।